11th ये वो क्लास है आपकी जिसमें अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत करना के शुरू कर दिया तो जैसे आप कहते हैं ना 12th के बाद आपको कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सही तरीके से अपने आप को फोकस्ड कर गए तो जो आप चाहोगे वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो फोकस को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज फोकस? फोकस क्या है? अर्जुन की आंख जैसे मछली की आंख में निशाना मार रही थी, वैसा फोकस। तो आपके पास 2 साल हैं अभी। जैसे अभी साथ वाले क्लास में आप देखो नीट टेस्ट सीरीज चल रहा है, कुछ बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं, कुछ ऑफलाइन आए हुए हैं। ये 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट सीरीज है जो कि अभी 7 मई को पेपर है, उसमें उनका भविष्य तय कर देगा कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो ओवरऑल अब शायद इनमें से 90% लोगों को पता है कि अब हमारे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऐसे ही आप सबको हर दिन पता होगा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है आपके एम के साथ साथ, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास में करियर ऑप्शंस क्या हैं। फिर अपने बारे में बता के हम चैप्टर्स, बायोलॉजी की बुक किस के पास नहीं है आज? नहीं, कोई बात नहीं। तो आज हम वैसे ही बात कर लेते हैं। सिलेबस लगातार कम होता जा रहा है, ये तो पता है सबको। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सिलेबस लगातार घट रहा है और कंपटीशन का लेवल टफ होता जा रहा है। क्योंकि जब पढ़ने को ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के ज़्यादा आएंगे। जब पढ़ने को ज़्यादा होता है तो इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं से बुक से अंदर दे देते हैं। अब उल्टा हो रहा है ना। एमसीक्यू मैंडेटरी हो गया है। पहले जो एम्स के लेवल पे क्वेश्चंस आते थे, आज वो सीबीएसई में आ रहे हैं। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी टफर एंड मोर टफर। खैर, आप सब लोगों टफर नहीं है, आप तो अपने आप ही कर जाओगे सारे। 11th में ये ऑप्शन सभी ने चुना है कि इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन चुना है? मैथ्स पे, बाकी से मैथ्स से। पीसीबी वाले कौन कौन है? वेरी गुड। और ये ऐसा क्यों चुना? मैथ्स होती नहीं, अदरवाइज ले लेते। मीन्स मजबूरी में आ गए। मेरे मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। जब मैं क्लास 8th में था, केबी में पढ़ता था, तो मैथ्स में बहुत पिटता था, घर में पापा से, स्कूल में टीचर से। तब क्या सोचा, वहाँ जाऊँगा जहाँ मैथ्स नहीं होगी। तो मेडिकल में आना मेरे लिए एक्सीडेंट था। मीन्स एक्सीडेंट क्या, प्री प्लान्ड एक्सीडेंट। मैंने यही लेना है, दोनों से छुटकारा, दोनों ही दानव थे मेरे। टीचर वहाँ दाना, मेरे पिताजी में यहाँ दाना। तो ऐसे तो किसी के साथ नहीं है, एक को छोड़ के। बाकी सबने शौक से लिया है। ओके। पीसीएमबी ये किसी ने शौक से लिया है कि कुछ खास कारण है इसका लेने का? शौक, शौक शौक भी लगा सकता है। ओके, कोई बात नहीं। और क्या शौक के अलावा कोई कारण मैथ्स लेने का? अच्छा, किस किस को लगता है कि मैथ्स लेने से फिजिक्स केमिस्ट्री में आसानी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करना? किस किस को ऐसा लगता है? मीन्स आपने लिया तो आपको लगेगा। अगर आपको ये विश्वास दिला दिया जाए कि बिना मैथ्स के भी हो सकता है अच्छे से, तो मतलब मैथ्स छोड़ोगे नहीं? मैथ्स छोड़ोगे नहीं अभी? फिर तो फिर मजबूरी थोड़ी है, आपका तो इंटरेस्ट आ गया हो। ओके। इन दोनों सब्जेक्ट लेने के बाद में किसका डाई हार्ड एम है कि मुझे नीट ही करना है और कुछ नहीं? ओके, फिर भी मैथ्स लेके बैठा हुआ है, नीट ही करना है। अच्छा, नीट नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन क्या करना है, ऐसा कुछ सोचा है क्या? न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन ना। ओके, और कोई? यही न्यूट्रिशन, यही? ओ, मैं समझा यही, ये जेई है। जेई करना है तो जेई करेंगे, ठीक है। और इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ, फिर टीचर ना उल्टा सोचता है ज़्यादा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को विश्वास होना चाहिए, बट मेरे को विश्वास होता ही नहीं, एंड तक ही नहीं होता विश्वास। अगर आपके लास्ट तक आएंगे ना 100 में से 99, यार 1 नंबर कम पड़ गया, मैं तो यही बोलता हूँ। तो इन दोनों में नहीं हो पाया, फिर इसका फार्मेसी है, लिख देते हैं तो गुस्सा हो जाएगी। फार्मेसी,
अभी सब पे आएंगे डिटेल में। इन दोनों में नहीं हो पाया फिर? ओ, 12th के बाद कौन यूपीएससी करता है? हैं? बीएससी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, जैसे जाते मोमो खाने जाते वो ले लेंगे, बीएससी। ओके, इन सब में एंट्रेंस एग्जाम आ गया है ना। पहले बीएससी के एडमिशन्स कैसे होते थे? 12th के मार्क्स के बेसिस पे सबमिट करो कॉलेज में, फिर आपका रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता था। अब क्या आ गया है? अब सारे क्यूट टेस्ट दे रहे हैं, सॉरी CUET, क्यूट टेस्ट में आ गए हैं। इन सारे क्यूट बच्चे क्यूट टेस्ट देंगे, तब जाके इनमें से पर्दा खुलेगा सबका। क्यूट CUT बोलते हैं, है ना। तो ये CUT टेस्ट क्या है? क्या है? 11th-12th के बेसिस पे होता है। ओके, ठीक है। कैसे टेस्ट होता है 11th-12th के बेसिस पे? बेसिस क्या है उस टेस्ट का? NCERT तो सारा आता है, IAS के एग्जाम भी NCERT से होता है, वहीं से आते हैं सारे। ये सारे के सारे जो CUT इंक्लूडिंग हुए हैं, CUT में जो 11th-12th का सिलेबस है वो 50% आता है। 50% इंग्लिश, GK, वर्बल रीजनिंग, ये सब आती है। मीन्स जो पैटर्न NDA जैसे एग्जाम्स का है वो CUT का है। क्या समझे? मीन्स पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, हमको पढ़ाई से आसपास की चीज़ें भी उतनी ही देखनी पड़ेंगी। खैर, NDA भी दे देंगे, जो 12th में सब दे देंगे नहीं, सब देंगे। अब हम आते हैं कौन सा क्या क्या स्कोप है इंडियन परसेप्ट। किसी का स्कोप है कि इंडिया से बाहर जाना है? आपका है कहाँ? अमेरिका, USA और UK, उत्तराखंड। हाँ, किधर? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बोलो, उत्तराखंड आ जाता है यहाँ पे। UK हमारा ये भी है, हमारा इंडियन UK है। और USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे जाके क्या करोगे? पापा ने भेजा तो जाएंगे, अदरवाइज हम चोरी से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो US में क्या एग्जाम देके जाओगे उधर? अगर मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ तो बैचलर कर दूंगी फार्मेसी के अंदर, फिर वहाँ मेरे मतलब रिलेटिव्स रहते हैं। हाँ, मुझे लग ही रहा था, मम्मी पापा ताऊ बहन मौसी सब हैं, कोई ना कोई बुला लेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आते हैं करना क्या है। आप सबके मैंने राय ले लिया। देखो, अभी इंडिया में पहले तो सिलेबस आपको PCB लेना चाहिए। मेडिकल के लिए अगर लेना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, मैथ्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स आते हैं, उसके लिए पूरी मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है और आराम से हो जाता है। फ़ायदा क्या है? यहाँ 3 कोचिंग करोगे, वहाँ 4 कोचिंग करोगे। स्कूल में अलग पढ़ना है, बाहर अलग पढ़ना है, दोनों का टेस्ट अलग देना है, बच्चा वहाँ कन्फ्यूज्ड है। उम्मीद ऐसे होता है, ना हो तो अच्छी बात है। प्लस दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है फ़ायदा? कि आप JEE और नीट दोनों के एग्ज़ाम दे सकते हो, बट कहीं लिखा नहीं है कि दोनों क्रैक करोगे, एग्ज़ाम दे सकते हो। दोनों की तैयारियां बहुत मैसिव लेवल पे होती है। अब आते हैं नीट पे, जो कि ये ऑप्शन है। इसको PCB बोलना पहले छोड़ दो, ये नहीं बोलना है, क्योंकि अगर इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो नीट जन्मों जन्मों लेने पड़ेंगे, नीट नहीं होगा। कई जन्म लेने पड़ेंगे नीट के लिए। करना क्या है? BCP। अब बोलो सर, बात तो वही होगी, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान पकड़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है। PCB में क्या बोलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अक्सर 99% बच्चे यही करते हैं, पहले फिजिक्स की कोचिंग लगाएंगे, फिर केमिस्ट्री लगाएंगे, लास्ट में बायोलॉजी किसी को हलवा नहीं लगा तो लगाएगा, नहीं तो हलवा लगेगा तो 12वीं भी अपने आप पड़ेगा। और यही बच्चे सबसे पहले नीट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। ऐसा क्यों बोला मैंने? नीट के अंदर में बच्चों अगर आप पाई चार्ट देखो तो 50% सिलेबस बायो का है, 50% अकेला बायो कवर करता है। ये वो सब्जेक्ट है जिसको बच्चे अपने आप ही पढ़ते हैं, न जाने क्या पढ़ते हैं। और जब नीट के एग्जाम के ऐसे टेस्ट सीरीज की बारी आती है तो इनके 700 में से 300 नंबर भी नहीं आ पाते हैं, जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। 300 के ऊपर नहीं जा पा रहे मैक्सिमम बच्चे। क्यों? उनमें से हमारे पास जो बच्चे आते हैं, चलो आप तो बहुत अच्छे हो, लकी हो कि आप 11 से ही पढ़ना शुरू कर रहे हो बायोलॉजी,
लेकिन मैक्सिमम जो है 12th में लगाते हैं, क्यों, बोर्ड एग्जाम है, अब पढ़ना है। तो ये बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ तोता नहीं मारते हैं, वो फिर घमंड होता है कि हम कर रहे हैं, आता वहाँ पे भी कुछ नहीं है। रीज़न क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 50% है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इतना सीरियसली लेते हैं कि बायोलॉजी इग्नोर हो जाता है। और आप मेरी बात नहीं मानना, आप सारे क्या करना, cbse.nic.in या nta.in में जा करके नीट के बारे में कुछ रूल्स पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वहाँ फिर पढ़ लेना, क्योंकि ये कोई टीचर बताएगा नहीं आप। वो क्या है, इन केस नीट में क्या होता है, कितने बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, अराउंड 20 lakhs, 20 लाख बच्चे हर साल नीट एग्जाम देते हैं। उन बच्चों की उम्र पता है आपको, एज कौन से साल के होंगे, आपकी एज 15-16 साल है भी, है ना, आगे जाके 17-18 के हो जाओगे 12th पास करते करते। यहाँ पे आपकी एज के साथ साथ 70 ईयर्स के बच्चे भी बैठेंगे, हो सकते हैं 90 साल के। अपर एज लिमिट है ही नहीं नीट में, ऊपर के कितने मीन्स मैं भी दे सकता हूँ, और मैंने क्रैक कर लिया तो मैं MBBS की पढ़ाई करूँगा आपके साथ में। ऐसे हर साल एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक उड़ीसा के SBI के बैंक मैनेजर 65 ईयर्स के थे, रिटायर्ड थे, उनकी बेटी MDS करी थी, डेंटल मास्टर्स में। इनको शौक चढ़ा कि मैं भी एंट्रेंस एग्जाम देता हूँ, इनका उड़ीसा में क्रैक हो गया। इनकी बेटी पढ़ रही है मास्टर्स इन डेंटल साइंसेस, ये पढ़ रहे हैं MBBS, आपकी एक सीट छिन गई। तो आपकी लड़ाई किससे है, इन सब से। और एक्चुअल में देखें तो 11th-12th में जो रनिंग ईयर में जो बच्चे होते हैं, कितने होते हैं, नॉट मोर देन 5 लाख, 5 लाख से तो बच्चे नहीं है। अब ये बाकी 15 लाख कौन है जो ड्रॉप कर रहे हैं, कोई कोटा जा रहा है, कोई आकाश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन ड्रॉप करके ड्रॉप खेल रहे हैं। पूछते हैं तू कितना ड्रॉप है, मैं 2 साल का, मैं 3 साल का, 5-5 साल के ड्रॉप कर रहे हैं। ये हालत है। अब सीट कितनी है नीट के अंदर में, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो सीट है सिर्फ 60,000, नॉट एग्जैक्ट, इसके ज़्यादा ये थोड़ी सी, लेकिन लगभग इतनी सीट है सरकारी मेडिकल कॉलेज। क्यों बोलते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी फीस ही नहीं है। इंडिया में बच्चों को पढ़ाई कहाँ करना है, स्कूल में, प्राइवेट में, जाना कहाँ है, गवर्नमेंट में। बड़ी नाइंसाफ़ी है, गब्बर आ जाता है इसमें। भाई सरकारी कॉलेज में तो जाओ, प्राइवेट वाले क्यों स्कोप करते हो। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, एम्स में फीस कितनी है वो देखो, ये लिस्ट बना मैंने, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के, ये आपके सामने लिस्ट है इधर। कितनी फीस है एम्स की, अब और कम होगी, ये ज़्यादा है, अब 950 रुपये फीस है साल की एम्स दिल्ली की। सारे एम्स की, जितने भी इंडिया में एम्स हैं, उनकी पर ईयर की फीस जो है सिर्फ 1000 से कम है। लगा ना झटका। दूसरा देखो, एक प्राइवेट इसमें आया हुआ है KMC मणिपाल, ये प्राइवेट है, बट ये इंडिया के टॉप 10 में से। अगर आप नीट क्वालिफाई करके इन 10 में से रहते हो, तो जब तक इंडिया में जिंदा रहोगे आप राजा से कम नहीं जिंदगी जियोगे। यू आर नेक्स्ट टू गॉड। इंडिया में जो एम्स में डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ पे लास्ट रेफर्ड किया जाता है पेशेंट को, और वहाँ पे अगर किसी ने मना कर दिया इंडियन सिस्टम में, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। मतलब ये भगवान है। अगर हम रामायण में भगवान को देखते हैं तो कौन थे, श्री राम। उनको 14 साल का वनवास हुआ था, तब वो श्री राम बने थे। आपको 2 साल का वनवास काटना है पढ़ाई में, बन जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे। तो ये टॉप 10 मेडिकल, किसी को बायोटेक्नोलॉजी करना है तो ये टॉप 3 कॉलेजेस हैं, KMC मणिपाल भी है इसमें। तो इन 60,000 में आने का सपना देखना है। फीस क्या है, ये सारी है। अब कहीं नहीं लिखा कि आप में से किसी का नहीं होगा, किसी का भी हो सकता है सभी का हो जाए, पर इट हैज सर्टेन कंडीशंस, इफ एंड बट्स। और वो इफ एंड बट्स क्या है कि आपको कंप्लीट डेडिकेशन यहाँ देना पड़ेगा। और आप ये बच्चों मान के चलिए, मेरे पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए यहाँ पे, जो बच्चे 11th-12th में रहते रहते क्रैक कर जाते हैं वो सेफ रहते हैं, और जहाँ 1 साल बाद गए ड्रॉप करके पढ़ने के लिए, फिर उनका नहीं होता।
बहुत रेयर केस में भी नहीं होता। रीज़न क्या है? 11th-12th में मिला करके पूरा बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का सिलेबस जो है वो अराउंड 80 प्लस है मिला करके। इसको आपने कहाँ पढ़ना है? 2 साल में, 11th एंड 12th में। अब आप सोचो कि आप ड्रॉप कर गए, कोई भी XYZ ड्रॉप कर गया, नॉट आप, कोई भी ड्रॉप कर गया। 2 साल में 80 चैप्टर्स पढ़ना आसान है कि 1 साल में 80 चैप्टर्स पढ़ना आसान है? आसान है। तो आपका बेस्ट चांसेस, आप यहाँ पे अगर कंप्लीटली पैशनेट हो अपने एम के लिए तो आप कर सकते हो। अब पढ़ना क्या है? अब यहाँ पे भी आते हैं, पहले पढ़ना कैसे है? सिर्फ और सिर्फ NCERT और कुछ नहीं, इसके बाहर मत जाना। अगर जाते हो तो इन टॉप 10 क्या, इन 60,000 में से कहीं भी नहीं आ पाओगे। क्योंकि ये दुख की बात है हमारे लिए, जो CBSE NTA है इन्होंने बच्चों को रट्टू तोता बना दिया। सारा क्वेश्चन NCERT के अंदर लाइन टू लाइन उठ करके आता है, लाइन टू लाइन, सेम टू सेम। अब अगर कोई भी बच्चा मॉड्यूल पढ़ रहा है, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ रहा है, नोट्स पढ़ रहा है, लेकिन NCERT को साइड रख दिया है, उसका नीट उस साल तो नहीं होगा। हाँ, अगर वो पढ़ते पढ़ते NCERT भी चाट रहा है तो क्रैक करेगा टॉप में। तो NCERT आपको इग्नोर नहीं करना है, NCERT डेली यहाँ पे लानी है। मैं आपको NCERT लाइन टू लाइन समझा करके ओरली याद करा दूँगा। 2 साल में कोई मुश्किल काम नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो परसेंटेज और जो रैंकिंग है और जो मार्क में जो ऑल इंडिया रैंक होता है वो कैसे आता है, इसको ध्यान से समझना आप सब ने, क्योंकि ये हम बाद में बात नहीं करेंगे इसका। हम 2 इंस्टांस लेते हैं, मीन्स 2 तरीके से आप में से मैक्सिमम पढ़ते हो। टोटल मार्क्स कितना है नीट में? 720 है ना। 180 क्वेश्चंस होते हैं। अब जब यहाँ पे अभी तक तो आप बहुत आराम से पढ़ रहे हो, स्पून फीडिंग बहुत अच्छे से हो रही है सबकी, मेरी भी होती थी जब मैं पढ़ता था। इसके बावजूद अगर जब हम एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तो हमको एक और चीज़ से लड़ना पड़ेगा पढ़ाई के साथ साथ। वो क्या है? एक और चीज़ से सबको लड़ना है, पूरी ज़िंदगी लड़ना है इंडिया में जब तक रहोगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। आप सिस्टम बदल नहीं सकते, आपको उससे लड़ना पड़ता है। और लड़ना क्या पड़ेगा? अब कैटेगरी वाइज सिस्टम में सिलेक्शन होता है, समझ रहे हैं आप क्या? 51% जनरल कैटेगरी रिजर्व्ड है, बाकी 49% रिजर्व्ड कैटेगरी, रिजर्व RC, SC, ST, OBC, बैकवर्ड, क्रीमी लेयर, ये सब आ जाते हैं। तो जिसकी जो कैटेगरी है उसको इसमें, मीन्स अगर जनरल कैटेगरी हैं तो 49% की सीट ले ही नहीं सकते, चाहे कितने अच्छे मार्क्स हों। और अगर बाकी कैटेगरी है तो 51% में नहीं आ सकते। तो ये कैटेगरी सिस्टम है। तो आपको क्या लेके चलना है इसके हिसाब से? 60,000 में से आपके लिए कितनी सीट है? अगर जनरल कैटेगरी है तो 30,000 सीट्स के लिए आपको फाइट करना है अपने हक के लिए। अब पढ़ाई का तरीका क्या है? लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर जो नीट एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितना गया था? कुछ आइडिया है कि आपको? बिल्कुल कुछ मैं सब बताऊं, कुछ नहीं जानते होगे। चलो, 720 में से हाईएस्ट मार्क कितना गया था? हाईएस्ट 720 और 720, 3 बच्चों के आए थे। और इंडिया में सबसे अच्छा क्या है? एम्स। एम्स की लास्ट कट ऑफ कितनी थी जनरल कैटेगरी में? आप सोच भी नहीं सकते हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, 715। एक क्वेश्चन गलत था बस, बाकी सब सही थे उसके। वो एम्स में बैठा हुआ है। जिसके 710 आए वो एम्स से बाहर हो गया। दैट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन इन एम्स इन इंडिया। अब देखो दूसरी चीज क्या है, इन 180 क्वेश्चंस में से फॉर एवरी राइट आंसर्स 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर्स के लिए 5 मार्क्स कट जाते हैं। होता है नेगेटिव मार्किंग, मीन्स आप गेस नहीं कर सकते, यू कांट क्रिएट गेसेस। अब इनमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बायोलॉजी 360 मार्क्स है, ये आसान है लेना। एज ए टीचर ऑफ बायोलॉजी आई एम सेइंग इट इज इजी, बट इतना भी आसान नहीं कि आप खुद पढ़ के कर लोगे, खुद पढ़ के हो नहीं सकता। कितना रट्टा मारोगे, समझना पड़ेगा आपको। अभी आपको NCERT 11 से कुछ लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा,
कि बायोलॉजी क्या है। ये देखो, नीचे एक ग्राफ हमने बनाया हुआ है, राउंड फिगर में देखो क्या लिखा है उसमें। यहाँ पे कौन कौन आया हुआ ऑनलाइन? मान्या, जानवी, आवाज आ रही मेरी? राइट। तो बायोलॉजी क्या है? इंटीग्रेटेड साइंस है। कोई बोलता है ना बायोलॉजी रटना है, कहाँ रट्टा मार सकते हो। आपको मैथ्स आएगी तो आप जेनेटिक्स पढ़ सकते हो, जेनेटिक्स पढ़ पाओगे अच्छे से। अगर आपको फिजिक्स आती है तो फोटोसिंथेसिस पढ़ पाओगे। अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ पाओगे। तो इंटीग्रेटेड, सब मिल करके आपको बायोलॉजी पढ़नी है। खैर, उसको बाद में देखते हैं। फिजिक्स कितना है? 180 मार्क्स एंड केमिस्ट्री इज ऑल्सो 180 मार्क्स। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, यहाँ पे जो इधर भी बैठे हैं, एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है। ध्यान से इंटेलिजेंटली आंसर देना, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से कोचिंग ले रहा है, जो कि टोटल कितना है? 360 मार्क्स का है। और बायोलॉजी अपने आप कर रहा है, राम भरोसे चल रही है अपने आप, क्योंकि उसको पास होना है। पास तो हो ही जाएगा, बिना पढ़े पास हो जाते हो। आजकल तुक्के मारो, पास हो जाओगे। दूसरा कंडीशन है वो बायोलॉजी को सीरियसली लेके चल रहा है और केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ रहा है। ये ध्यान रखना, पीसी नहीं, सीपी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? व्हाट इज एमबीबीएस बेसिकली? पूरा मतलब क्या है इसका? एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेडिसिन में क्या पढ़ते हैं? दवाइयाँ। दवाइयाँ क्या हैं? केमिकल्स। और केमिकल्स क्या हैं? केमिस्ट्री। सर्जरी क्या है? ह्यूमंस की बायोलॉजी। फिजिक्स आया कहीं? नहीं। जैसे ही आप नीट क्रैक करते हो, फिजिक्स जिंदगी भर के लिए हट जाएगी। और दूसरी चीज, जब हम कट ऑफ में जाते हैं, जैसे अगर हम टोटल कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर पूरे एंटायर इंडिया की जनरल कैटेगरी की, वो था 628। इससे कम वाले मार्क्स को पूरे इंडिया में कहीं सीट नहीं मिली थी। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। प्राइवेट में 550 में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पैसा कितना है, इसकी फीस कितनी आ रही है साल की? 1000 रुपये। प्राइवेट कॉलेज की एक साल की फीस कितनी है? 25 लाख रुपए। इन दोनों में फर्क क्या है? 25 लाख में आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, पापा को पैसे देना पड़ गया। और 1000 में आपने दिन रात मेहनत की, आप टॉप पे आ गए। वहां 25 लाख में बच्चे पढ़ते हैं गुम हो करके, यहाँ पूरे इंडिया में फेमस होके पढ़ोगे। ये डिफरेंस है। मीन्स नाम बनाने के लिए खुद को गंवाना पड़ेगा इधर, है ना। हटाते मोटिवेशन ज़्यादा हो गया। 628 कैसे आ सकता है? 628 को छोड़ के हम 620 लेके चलते हैं, और हर साल जो है 15 से 20 नंबर ऊपर जा रहा है रैंकिंग। मीन्स जब तक आप आओगे, जब तक कट ऑफ हो जाएगा 640 से 50 मार्क्स। अब 650 के लिए आउट ऑफ 180 क्वेश्चन कितने सही करने पड़ेंगे? थोड़ा कैलकुलेशन करो जरा। 4 डिवाइड बाई 4 ओरली 160 क्वेश्चंस, अराउंड 162 क्वेश्चंस, है ना। 160 राउंड फिगर लेते हैं 640 के लिए, इतना है। मतलब क्या है? 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, या वो एनसीईआरटी बोल देते हैं तुक्के मार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 20 क्वेश्चन करो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। खैर, इस 160 में से आसान क्या है? ये 90 क्वेश्चन फिजिक्स से करना कि 90 क्वेश्चन बायो के प्लस कुछ यहाँ पे करना? क्या आसान है? बायो के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो कि कंपैरेटिवली इजी है। न्यूमेरिकल उतने होते नहीं है, जेनेटिक्स में आएंगे न्यूमेरिकल हालांकि उतने नहीं होते, और जो होते हैं आप कंसेप्ट पता है तो ओरली बता दोगे आंसर क्या है। तो 90 क्वेश्चन आप बायो के करते हो, और इस 90 में से आपको क्या करना है? 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? छोड़ देना है। बच्चे कितने क्वेश्चन आपके? अब इसके बाद दूसरा आसान क्या है? केमिस्ट्री या फिजिक्स आपके हिसाब से? वेरी गुड। केमिस्ट्री आसान है, क्योंकि उसमें भी ऑर्गेनिक में क्या है? बायो की तरह है, याद करना है ना। फिजिकल में न्यूमेरिकल है, एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करना है। इनऑर्गेनिक पूरी रट्टी है ना। मिनरल साइंस, मेटलर्जी पूरा रटना मारना है, इसमें पूरा ही रटना है। तो ये आप कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो।
देखो इंटेलिजेंट क्या तरीका होता है, मेरे बच्चे क्यों क्रैक करते हैं मैथ्स, हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं उनको। फिजिक्स आप जितना मर्जी करो अंत में गड्ढा ही रहेगा, मेरा भी था, मैं भी कोई हाई फाई नहीं था, मैं भी आपकी तरह ही निकला हूँ। ये नहीं सोचाऊंगा कि बायो में, हाँ बायो में गोल्ड मेडल भरा था, लेकिन फिजिक्स मेरा गड्ढा ही था, चीटिंग करके पास किया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। तो इस यहाँ पे 40 करो, और फिजिक्स में आप 25 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, बाकी छोड़ दो। ये तो कर सकते हैं ना, या 11th-12th एनसीईआरटी से पढ़ो अच्छे से, और बाकी जितना हो सकता है करो, छोड़ दो। तो हो रहा है कि 90, 40, 130, 21, 55 क्वेश्चन जा रहे हैं, जा सकते हो उधर। अब इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री देखो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बायोलॉजी अगर आपका बेस्ट होता है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ। बायो के साथ साथ केमिस्ट्री अच्छा करोगे तो आपके जो रैंकिंग है, रैंकिंग की जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव होगी। और अगर फिजिक्स बहुत अच्छा हो गया इन दोनों के साथ, तो आपको ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा, मीन्स टॉप 100, टॉप 50, ये फिजिक्स करता है। अब ये क्या है, ये लास्ट ऑप्शन रखना है इसको, इसको लेना है लास्ट ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि पहले ये तो लाओ, कहीं ऐसे ना हो कि इसको करते करते बायो छोड़ दिया, जिसमें मैक्सिमम नंबर तो वही बाहर होगा। ये बच्चे मैक्सिमम बच्चे यही कर रहे हैं, नहीं हो पाता उनसे। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है और तीनों को साथ लेके चलना है, सीक्वेंस ये रखना है, ये वाला, ठीक है। नीट में इन जिसका जो सपना है मोबाइल फ़ोन घर में होगा, पिक्चर काटो, डीपी लगा लो उसकी, इसी को देखो, मुझे यहाँ हिट करना है। और अगर श्रद्धा सच्ची है, पढ़ाई ईमानदार तरीके से हो रही है, तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। मेरे सिर्फ एक बच्चा है पिछले 18 साल में जो यहाँ पढ़ा है, बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन एम्स कोई नहीं जा पाया। और जिसने यहाँ पे पढ़ा आज वो शिकागो यूएस में है, वर्ल्ड के नंबर 2 बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में वहाँ जॉब कर रहा हूँ, शिकागो में। कल ही बात हुई थी मेरी उससे, बात होती रहती है ऐसे बच्चों से, ठीक है। अब आपका क्या सपना है डिसाइड करना। अब आते हैं स्कोप्स में, मीन्स आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, और आपको सारे ही भरने हैं अपने फ्यूचर के लिए। इंडिया में अगर आपको रहना है आगे जा कर के, तो इसका कोई तोड़ आने वाले 1000 साल तक नहीं। अगर ये करके बैठ गए कैसे भी अच्छे तरीके से, तो आप नेक्स्ट टू गॉड हो, मीन्स आपकी पूजा भगवान के साथ साथ होगी, और पैसा इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वो कोर्स है। फिर इसके बाद सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी। ये किस ने नहीं सुना, किसी को बिल्कुल नहीं आता इसके बारे में। ये नेक्स्ट सबसे इमर्जिंग फील्ड है पूरे वर्ल्ड में। याद है लॉकडाउन कोरोना, उसमें इंडिया की पहली वैक्सीन कौन सी थी? इंडिया ने, जो इंडियन से बनाई थी, हैं? कोविशील्ड। कोविशील्ड इंडियन नहीं, कोविशील्ड बाहर की थी, जिसको इंडियन एक कौन थे बिजनेसमैन पूना वाला, उसने बनाया था, लेकिन वो फॉर्मूला था बाहर का। हमारा था पहला कोवैक्सीन, किसने बनाया था? भारत बायोटेक, हैदराबाद में। तो ये वो है जो रिसर्च फील्ड में आता है, जिसमें आप रिसर्च में जाते हो। और यहाँ पे अगर जा करके बहुत अच्छे अच्छे, इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 बायोटेक कंपनी इंडियन है, किरण मजदम शॉ, बायोकॉन, सुना होगा आपने, वो वर्ल्ड के नंबर 1 बायोटेक कंपनी है। तो यहाँ पे जो जॉब मिलती है स्टार्टिंग में, और फिर जब जाते हैं तो ये नीट की सैलरी में इसको क्रॉस कर जाता है, प्लस वर्ल्ड घूमते हैं इसमें, अमेरिका नहीं, कहीं कहीं घूमते ही रहोगे इसमें। रिसर्च में पूरी दुनिया घूमनी पड़ती है, तो ये वो फील्ड है। यहाँ पे आपको मिनिमम 5 to 8 ईयर्स रगड़ना है अपने आप को, पढ़ना है, इतना कम से कम है। और यहाँ पे मैक्सिमम 4 to 6 ईयर्स, सैलरी अच्छी। थर्ड नंबर पे जो कोर्स आता है दैट इज, यस, इंडिया में वर्ल्ड में ये सब उसी के हिसाब से जा रहा है। कोई और आइडिया? तीसरे नंबर पे कौन सा हाई फाई डिमांडिंग जॉब है मेडिकल फील्ड में? इसकी डिमांड नीट से भी ज़्यादा है इंडिया में,
सैलरी इनसे कहीं ज़्यादा इनकी। एंट्रेंस नीट के थ्रू ही होगा। कोर्स क्या है? जानवरों के डॉक्टर, प्री वेटनरी टेस्ट, AIPVT, गाय भैंसों का इलाज करने वाले। सैलरी नीट से डबल है यहाँ, बट आपको क्या है? डंगरों के बीच में रहना है। मीन्स कहते हैं ऐसे, लेकिन डॉक्टर ये भी है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे आगे जाके चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे PCMB चाहिए इसके लिए। यहाँ पे PCB वाले कुछ कोर्सेज ऐसे हैं करवा रहे हैं, अदरवाइज IIT में ये चाहिए PCMB, बायो भी चाहिए। तो यहाँ पे अब IIT कर सकते हो उसके अंदर में जाकर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रोबोट्स बना रहे हैं। एम्स गए हो कभी? एम्स दिल्ली, यहाँ पे 28 से 30 ऑपरेशन थिएटर हैं। 3 थिएटर ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर कंप्यूटर में बैठता है, रोबोट ऑपरेशन करते हैं। वो ये बनाते हैं, ये उन्हीं को बनाते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, वो यहाँ पे है। फिर इसके बाद आता है फार्मेसी। फार्मेसी में B फार्मा होता है और D फार्मा होता है, 2 कोर्सेस होते हैं। D फार्मा इज डिप्लोमा, B फार्मा इज बैचलर डिग्री होती है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा है वो डिप्सार है, जानते हो? दिल्ली का कॉलेज है, मेडिकल दिल्ली का फार्मेसी कॉलेज है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, इसमें CBSE की मार्क्स देख करके एडमिशन होता है। तो ये टॉप 5 हैं, कोर्सेज बहुत सारे हैं। अभी आपको किस में जाना है? ये, इसकी तैयारी करोगे सारे इसी के बेसिस पे, एंट्रेंस एग्जाम वही है। और आप में से किसको लगता है कि हमें परसेंटेज के लिए पढ़ना चाहिए? वी स्टडी ड्यू टू गेट सम मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ जाएं बस, नहीं जाना उसमें। हाँ, मार्क्स लो, लेकिन मार्क्स आपकी काबिलियत का कोई गारंटी सर्टिफिकेट नहीं होता है। देखो बच्चों, एक और चीज़ जो आप सबने पूरे 11th-12th के पढ़ते समय करना है, आने वाले 2-3 महीने में जब नेक्स्ट स्कूल खुलेगा आपका छुट्टियों के बाद में, ओलंपियाड, इनके एग्जाम्स होते हैं, इसमें भरना है। ठीक है? ये क्यों मैं बोल रहा हूँ करने के लिए? ऐसे बच्चे जो 95% प्लस आते हैं, अगर यहाँ पे मेडल नहीं ले पाए तो ये सवालिया निशान लगा देगा कि मार्क्स कैसे आए। तो ये आपको ये बताएगा कि मैं सच में कितना जानता हूँ पढ़ाई में। 10th 11th बेसिस पे, 11th 12th बेसिस पे ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, और ये 4 स्टेजेस में होता है। मैं सब बताता हूँ आपको। एक होता है रीजनल ओलंपियाड, ये हर सिटी में होता है, दिल्ली में होगा, जिसका जो शहर है वहाँ पे होता है। जब आप इसमें अच्छा से क्वालिफाई कर जाते हो, 85% से सर्टिफिकेट मिलता है, फिर होता है नेशनल ओलंपियाड। नेशनल ये होता है दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ दिल्ली में आके एग्जाम देंगे। और ये ओलंपियाड फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, मैथ्स होता है, हर सब्जेक्ट का होता है। तो जो जिसका परसेंटेज यहाँ पे करके देखो कितना अच्छा आ रहा है। और जब यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाते हो तो हर कंट्री के कुछ बच्चे जाते हैं हर साल दुबई में, वहाँ पे होता है इंटरनेशनल ओलंपियाड। और जब यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन में मेडल आता है, तो आप जब तक आप पढ़ोगे अपनी स्टडी लाइफ में, आपको कोई खर्चा नहीं देना है, गवर्नमेंट आपको खर्चा उठाएगी। आपका पूरा एयर फेयर, हवाई जहाज पूरी दुनिया में कहाँ करना है वो फ्री हो जाएगा यहाँ पे। दम है तो कर लो, और ये कोई भी कर सकता है। पढ़ रहे हो ना, ट्राई करो यहाँ पे आके, पहले ये हिट करो, फिर नेशनल, फिर दुबई। प्लस इसमें कुछ लास्ट ईयर 1.25 करोड़ कैश प्राइज होता है, अभी उससे ज़्यादा ही होगा। ये सब आप लोगों के लिए है, आप कर सकते हो। फिर एक और एग्जाम होता है आपके पढ़ाई के बेसिस पे, जिसको NTSC कहते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स या जो भी आप पढ़ रहे हो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इससे आपको एक आइडिया होगा कि मेरी पढ़ाई कितनी कॉन्सेप्चुअल वाइज जा रही है, क्योंकि आपको इस कमरे के साथ कंपीट नहीं करना है, ना ही यहाँ पे जितनी दिल्ली में कितने कमरे हैं उसके साथ कंपीट करना है। आपको पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के बीच में रखना है। 20 लाख इंडियंस हैं वर्ल्ड में। क्या है? एक वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी कौन सी है? नंबर 1 नहीं,
वो मेडिकल यूनिवर्सिटी वैसे ही हैं नहीं। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज उसी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं हर साल। और पूरे वर्ल्ड में दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या रैंकिंग है, जो इंडिया की बेस्ट है। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज कौन सा है, हार्वर्ड। हार्वर्ड है, ठीक है, वो नंबर 1 है वर्ल्ड में। और इंडिया में नंबर 1 कौन सा है, एम्स। वर्ल्ड में एम्स का रैंकिंग क्या है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट आर गोइंग टू compete विद योर कलीग्स, योर स्कूल, योर यूनिवर्सिटी एंड एंटायर वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल है कहाँ, हमारा लेवल कहाँ पे है। वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA, ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आप मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकते हो 12th के बाद। 2020 जब लॉकडाउन चल रहा था, तब जो IIT एग्ज़ाम हुआ था उसमें चिराग फालोर नाम के बच्चे ने टॉप किया था, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आया था, आप गूगल में चेक कर सकते हो। उसने इंडिया के बेस्ट IIT को लात मार दी थी, मुझे नहीं जाना। फिर जाके जो इंडियन प्रोफेसर्स हैं IIT के, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी कि हमारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, हमारे सिलेबस को चेंज करने की ज़रूरत है। चिराग फालोर ने एक आईना दिखाया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कि आप रट्टू सिस्टम में जा रहे हो, मुझे MIT जाना है, ये यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहा है। ये हालत है इंडिया की। और वर्ल्ड नंबर 1 MIT है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, रैंक क्या है, टॉप 500 में। आप सोच सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या पोजीशन है। इट इज इन टॉप 500, 200 में भी नहीं, टॉप 500 में, 200 के पीछे है वर्ल्ड रैंकिंग में। और एम्स जो हमारा सबसे अच्छा है, उसका वर्ल्ड रैंकिंग 137 है। आप सोच सकते हो क्यों हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं हो पाता। छोटी छोटी बीमारियों में बोलते हैं डॉक्टर इलाज नहीं है हमारे पास, ये बोल देता है। पथरी का कोई इलाज नहीं है उनके पास में, और क्या करना है, नीट मेडिकल, ये रैंकिंग है। क्यों, आपके पास NCERT है ना, अभी देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ और आपको सुनाता हूँ। जिसके पास नहीं कोई बात नहीं, आसपास देखो, ये नोट फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है पहले। ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा आपको, पहले हम ये देखते हैं, फिर अपना तरीका बताऊँगा। इसमें नेक्स्ट पेज पे आओ, सेकंड पैराग्राफ है, दिस न्यू टेक्स्ट बुक। हाँ, छपी तो नहीं है एकदम, बिल्कुल नहीं है, मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको पढ़ो लाइन को। दिस न्यू टेक्स्ट बुक of biology for class 11 is completely rewritten in the view of the syllabus revision and restructuring. It is also in accordance with the spirit of the national curriculum framework. क्या लिखा हुआ, कौन सा ईयर है, मैं मतलब क्या है, 2005 से बुक बदली नहीं है, वैसे ही पढ़ रहे हैं। 2005 में तो 2G भी नहीं था, आज 5G आ गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई, हम पाषाण युग में जी रहे हैं। इसी वजह से हमारी रैंकिंग पीछे है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पढ़ती नहीं है, हम रट्टू चीज़ें पढ़ रहे हैं, और उसको ही बच्चे क्रैक करके 2-2 साल ड्रॉप करते हैं, तब भी नहीं हो पाता, ये हालत है। तो आपको क्या करना है, ये एक आईना दिखाया है, अब आपको इसको चाट जाना अच्छे से, और ड्रॉप करने का नहीं सोचना है। मैंने पूछा ना आपके, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, आंसर क्या आना चाहिए था, या तो सिलेक्शन होगा या अगले दिन का सूरज नहीं देखेंगे। ज़्यादा हो गया ज़्यादा बोल दिया, पिक्चर की डायलॉग बन गया। कुछ तो ऐसा कमिटमेंट करना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, या तो सिलेक्शन या तो पढ़ाई छोड़ देंगे, ये सही है, दोनों में फ़ायदा है। पढ़ाई छोड़ेंगे तो पढ़ाई छूट गई, और किया तो ठीक है। क्या करना चाहोगे, कमिटमेंट, कमिटमेंट कैसी मिलेगी मेरे को, सोचना पड़ेगा, है ना। अब बोलोगे सोचना पड़ेगा, ट्राई करेंगे हम अच्छे से, ट्राई नहीं करना, ट्राई ऐसा करना है कि फर्स्ट स्टेप में ही आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, है ना। अब आते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। मुझे जानते हो, मेरा नाम डॉक्टर D तिवारी है, दिव्यांग तिवारी। पिछले 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ JPT के अंदर में, और मैं ही रन करता हूँ उसको। और अभी तक मेरे इंस्टीट्यूट से 182 डॉक्टर्स यहाँ से निकल चुके हैं,
ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन है पूरा डिटेल के साथ में। वो सारे बच्चे मेरे फ़ोन के अंदर में प्रेजेंट हैं, उनसे मैसेजिंग मेरी चलती रहती है। कुछ कम्युनियों ने मेरे को अपनी शादी में बुलाया भी है, बाकी पढ़े और चले गए मतलबी बन के। खैर मुझे कुछ नहीं, मुझे तो फ़ायदा ही हुआ है, मेरे यहाँ से बन के निकली अच्छी बात है। अब 12th के बाद आप में से कौन कौन बनने जा रहा है, जो मेरे को इसमें फ़ोन नंबर में रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका नाम पता सारा कुछ, कौन कौन है? ये हाथ क्यों अच्छा थोड़ा ना, ऐसे क्या दिक्कत है ना? हाँ आएगा, और नहीं आया तो कॉपी कर दी मेरी तुरंत। और कोई ऑप्शन नहीं है, ये गुड आंसर, कि हमको करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें करना ही करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें अभी बायोलॉजी चैप्टर 1। कुछ और पूछोगे? आपके बारे में मुझे पता चलेगा अपने आप जब टेस्ट आएंगे, टेस्ट में मार्क्स किसके हाईएस्ट आएंगे, मुझे अपने पता चलेगा कौन किसका क्या नंबर है। एक और स्टूडेंट से मिलाना है आपको, मैं तो बहुत तारीफ ही कर रहा था ना, अब एक और तारीफ करता हूँ। एक स्टूडेंट है मेरे पास में जो पिछले 8 साल से पास ही नहीं हुआ, वो यहीं आता रहता है, बैठा रहता है, जानोगे? अब आपको लग रहा होगा है हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना? ये रहा, ये है स्टूडेंट मेरा, अच्छा है। ये कभी पास ही नहीं हुआ, लेकिन जिसके पास गया वो पास हो गया, शायद यही क्वालिटी इसकी है। इसका नाम है ज्ञानदेव। मजाक नहीं कर रहा मैं, जिसको लगता है ज्ञान अपने आप निकलता है पूरा, क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस बच्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी? नहीं पढ़नी चाहिए, छुपा देते हैं उसको, जाओ, अच्छे बच्चे हैं सारे, आप सब पढ़ेंगे यहाँ पे अच्छे से, है ना? तो स्कूल में शुरू हो गया किसी का बायोलॉजी, स्टार्ट हुआ? कौन सा चैप्टर 1 हो गया? ये क्या बात हुई हैं? कब होगा फिर? ओके, तो आप लोग टीचर से बोलते नहीं एक तरफ से शुरू करो पढ़ाना, वो आते हैं कथा सुनते हैं चले जाते हैं। सेल का मतलब क्यों, चैप्टर तो 9 सुने, सेल के बारे में पढ़ने के लिए चैप्टर 1 है। पहले हम एक तरफ से चलें कि आपके हिसाब से चलें, जैसे बता दो वैसे करेंगे। चैप्टर 1 से ही ना, आपको चैप्टर 8 चल रहा है, जिसके जो भी चैप्टर आगे पीछे चलेंगे स्कूल में, एक काम कर सकते हैं, हम चलेंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, अब आपका टेस्ट होगा चैप्टर 8 का ही आएगा, तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, वो चीज़ के बारे में अलग से बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, उसको आप लर्न कर लेना। क्योंकि हमारा मकसद देखो, आपके हिसाब से मैं चलूँगा, आप सबके हिसाब से, लेकिन उसके बाद एक चीज़ सोचना कि अगर सपोज करो कि चैप्टर 1 to 19 है टोटल, उसमें चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं सेल, टीचर का क्या मकसद है पढ़ाने का इसका? उसने बोला होगा कि 9th में तो पढ़ा ही होगा आपने, पढ़ लेते हैं, 9th और 10th में सारी बायोलॉजी पढ़ी है, पढ़ रही क्यों, अपने आप पढ़ लेंगे, मत पढ़ाओ। चैप्टर नंबर 1 का बेस चैप्टर 2 में है, ऐसे कर करके चैप्टर 8 जब पहुंचोगे तो चैप्टर 7 का याद हो जाएगा, चैप्टर 8 आधा अपने आप लर्न हो जाएगा। ये फायदा है उसका, सेल का या चैप्टर के पढ़ने का। तो हम चलेंगे सीक्वेंस वाइज, आपके चैप्टर आगे पीछे चलेंगे तो मुझे एक्स्ट्रा आकर के बता देना, मैं आपको बता दूंगा, उसको नोट्स वगैरह दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? वो यूनिट है लिविंग वर्ल्ड, 5 यूनिट है ना आपके पास में। डाइवर्सिटी, इनके पांचों बारे में पढ़ते हैं पहले। डाइवर्सिटी क्या है? व्हाट इज डाइवर्सिटी? विभिन्नताएं, डिफरेंसेस, अलग अलग चीज़ें कितनी सारी हैं। अब यहाँ पे छोटे से कमरे में कितनी डाइवर्सिटी मैं देख रहा हूँ, रंग बिरंगे बच्चों के नामों में, है ना? सबके नाम क्या है? इस डाइवर्सिटी के हिसाब से आपके नाम क्या हुआ? यू आर ह्यूमंस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज की बेसिस पे कितने डिफरेंसेस हमारे पास में आज यहाँ प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं आपके, है ना? इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा लिविंग वर्ल्ड है क्या,
अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में पढ़ना क्या है ये फर्स्ट यूनिट में पता लगेगा आपको। फिर सेकंड यूनिट में आएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, वो कैसे बने हैं, क्या क्या उसके अंदर में हैं। और जब ये पूरा आ जाएगा तब उन्हीं के अंदर जाएंगे हम कि उसके अंदर जो बेसिक यूनिट है सेल, वो कैसे काम करता है। और जब सेल के बारे में पता चल गया तब हम पढ़ेंगे कि वो फंक्शनिंग कैसे करता है, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है लास्ट 2 यूनिट में, पहले प्लांट की फिर एनिमल्स के, ह्यूमंस की। ये बेसिक बायोलॉजी है। अब आपको एक चीज और करना है इसमें, जो कि आप करोगे ही। फिजिक्स पढ़ रहे हैं सारे या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, वो अच्छे से करना। फॉर एग्जाम्पल 10th में आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। 10th से कुछ बात करें पहले, बेसिक जो आप कंफर्टेबल हो बताने में। उसमें आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था है ना, फोटोसिंथेसिस याद है किसी को? या 9th में सेल पढ़ा था, जो भी है इसके अंदर में। किसी के बारे में कुछ बताओगे, सेल या फोटोसिंथेसिस, एनीथिंग डिस्कशन में यहाँ पे ऑनलाइन वाले? फोटोसिंथेसिस क्या है? जिससे प्लांट खाना बनाते हैं बाय द यूज ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल। वेरी गुड। और सनलाइट, बिल्कुल ठीक है। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है। ये आपने बेसिक चीजें पढ़ी थी। अब ये एक चैप्टर के फॉर्म में आपके चैप्टर नंबर प्लांट फिजियोलॉजी में देखो दिया हुआ है। फोटोसिंथेसिस एक चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 11 यही है। चैप्टर 11 देखो क्या है ना, जो आपने पढ़ा था उसका डेप्थ यहाँ पे आ रहा है, डिटेल। अब और बीएससी में जाओगे तो क्लोरोफिल अलग से चैप्टर आ जाएगा, ये डेप्थ जाता रहता है। तो 9th 10th क्या मैं मान के चलूं कि आपका सही है कि उसमें भी बाढ़ आई हुई है? फ्लड तो नहीं आया उसमें कि 9th गए तो 10th पास किया तो 9th भूल गए, 11th में आया तो 9 10th उड़ गया? छोटा दिमाग होता है ना, ऐसे तो नहीं है। आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा। ये क्या होता है? वेव्स आ गई हैं, बाढ़ आने के चांसेस हैं। मीन्स 11th में आते आते 9 10th उड़ जाएगा, 12th में आया तो 11th उड़ गया, और जब नीट दिया तो दोनों ही साफ हो गए। पढ़ना क्या है, देना क्या है, पता ही नहीं। यही है हैं? अब नहीं करना है, अब सब कुछ। अच्छा भूल क्यों जाते हो? हैं? पिक्चर देखते हो तो पूरी कहानी थी, वो जो हीरोइन थी वो क्या पहन के कहाँ जा रही थी वो सब पता होता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि वही चीज बार बार पढ़ के उसको भूल जाते हो? फोकस से नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा, ये समझ में आता है। ये इंटरेस्ट क्या होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं, वो डेडिकेशन होता है। इंटरेस्ट मजे से हैं? यही निकला, मजे से नहीं पढ़ा तो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ा कैसे फिर? मन नहीं लग रहा तो पढ़ा कैसे, ये बताओ। ये तो यूनिक टैलेंट है, मन नहीं लग रहा लेकिन पढ़ गया हैं। नहीं टाइम पास नहीं, बिना मन के पढ़ के 90% लेके पास हो गए। कमाल का, मन नहीं लगा, ऐसे कैसे? रट्टा मारा, ये क्या होता है? तो इंटरेस्ट तो बोल नहीं पा रही, रट्टा बोल दिया बीच में। यहां पे जो ऑनलाइन है, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो चीज होती है जो आप फ्री टाइम में करते हो, ना कि मेन टाइम। तो जो आपका फ्री टाइम है, अगर आप जो उसमें करना पसंद कर रहे हो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और एज ए स्टूडेंट आपका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? सिर्फ स्टडीज। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स और हम इसके अलावा कुछ मांग रहे हैं नहीं ना, तो आप इसमें पीछे क्यों हो रहे हो?
अच्छा, व्हाट इज बायोलॉजी? चैप्टर शुरू करेंगे, मीन्स टॉपिक शुरू करते हैं अपना 2 मिनट का, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सारा। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, बायोस लाइफ। एंड व्हाट इज केमिस्ट्री? मान जाऊंगा, बता दिया तो। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल, कंपाउंड CO2 तो बायो में पढ़ रहे हो, केमिकल, ये लो केमिकल, क्लोरोफिल केमिकल पढ़ रहे हो यहाँ पे, हैं? यस, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इज केमिस्ट्री, बिल्कुल ठीक है, गुड। एंड व्हाट इज फिजिक्स? अब तो पक्का नहीं बता पाओ, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, वो तो ज्योग्राफी भी होती है, लाइक यूनिट लगाते हैं। फिजिकल तो फिजिक्स हुआ ना, फिजिक्स से तो पूछ रहा हूँ क्या है। लॉस जैसे नियम, तो नियम तो हर जगह होते हैं, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आर्ट्स में, ज्योग्राफी में, हर जगह लॉज हैं। फिजिक्स ये क्या है? एक वर्ड, फिजिक्स का मतलब क्या है? मान जाऊंगा जहाँ पढ़ रहे हो ना वो आपको आता है समझ में, और 9-10 से पढ़ रहे हो आप फिजिक्स तो। स्टडी मतलब जो भी हमारे आसपास हो रहा है हर एक चीज में फिजिक्स है, उसकी स्टडी। क्या क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल एग्जांपल सारे एग्जांपल एक तो बता दे। फोर्स जानते हैं, वो भी इक्वल फोर्स देता है, ये लो भी है। आपके पास हो रहा है, फोर्स कहाँ दिखता है? दिखता जो है, चीजें दिखती नहीं है उनकी स्टडी, जो चीजें दिखती नहीं है उनकी स्टडी। बैक्टीरिया दिखते हैं, बैक्टीरिया दिख रहे हैं, कोरोना दिखा था, वायरस, कोरोना वायरस हैं, तो वो तो बायोलॉजी में आ गया ना। जो चीज दिखती नहीं है उसकी स्टडी करना हो तो माइक्रोबायोलॉजी हो गया। आधा ठीक है आंसर, इसको पूरा करना है, आधे तक सारे पहुंच गए। जो चीजें दिखती नहीं है यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ट्राई करो उससे ज्यादा, और सेंटेंस बनाओ एक, क्या आएगा? हैं? क्या बोल रहे हो? उनको एक्सप्लेन करना, जो चीजें दिखती नहीं है उन्हें समझना। दिखते नहीं है समझोगे? जो दिख नहीं है समझे कैसे? ये लोग नई कहानी आ रही है। जो चीजें दिखती नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल। बट क्या है, उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा। लेकिन फिजिक्स की ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, उसके बारे में पढ़ने को फिजिक्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशन, यू फील, लाइट, कोल्ड, हीट, यू फील, फोर्स फील करोगे, मोशन फील करोगे, है ना, लूज मोशन, वो दिखता भी हो तो। हाँ, दूसरा मोशन फील कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है? फिजिक्स है। बाकी सब मोशन बायोलॉजी में आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया सबका? ये सब किस में पढ़ते हैं हम? साइंस। इसका आंसर दे दो, आज छुट्टी हो जाएगी। इसका मीनिंग बताओ क्या है? ये तो आप 5-6 क्लास से पढ़ रहे हो। मीनिंग उसको हिंदी में अनुवाद बोलते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है वो चाहिए। प्रकृति। आपस में लड़ो पहले। हाँ, साइंस का मीनिंग बताओ। कुछ नहीं बताएगी, गुस्से में है ये। आप सोच रही हैं पीछे साइंस। अब सोच लोगे हैं 5 साल तो पढ़ लिया, अभी तक साइंस का मीनिंग नहीं पता लगा। 5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। मीनिंग साइंस का किसी चीज की प्रेजेंस या कोई भी चीज को देखना। देखना, ओके। और कोई? एनी? हाँ, नहीं, नहीं बताओगे? पूछा ही नहीं किसी से। SST पढ़े तो वो भी नहीं आता। सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो उसके बारे में जानना चाहिए ना, कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या, क्यों पढ़ रहे हैं। जी, पास होना है, नंबर लेना है बस। साइंस का मतलब होता है जानना, टू नो। जानने को साइंस कहते हैं। साइंस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिएंट,
और सीएंट का मतलब होता है टू नो, कुछ जानने को साइंस कहते हैं। अगर आप ये बनाना, चाय कैसे बनाते हैं सीख रहे हो, वो साइंस है। कुछ भी चीज़ सीखना साइंस होता है। अब उसमें साइंस ब्रॉड कंसेप्ट हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायो की दो ब्रांच कौन सी हैं? बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में क्या करते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। बोटैने, देखो अब याद करना है बच्चों, रट्टा कुछ नहीं मारना। साइंस समझ में आ गया? बोटैने, बोटैने से बॉटनी इंग्लिश में बनता है। इसका मतलब होता है प्लांट या हर्ब। हर्ब, हर्ब एक प्लांट का पार्ट होता है। जू, जू में क्या होते हैं, क्या देखने जाते हैं जू में? हैं एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। तो ये दो ब्रांच है, ठीक है। और आपके 11th-12th में 80% बॉटनी है, 20% जूलॉजी, सिर्फ 20% जूलॉजी का पार्ट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी सबकी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है कोई। मान्या, जानवी, एनसीईआरटी ले ली सबने? ठीक है। Then bad option.